हम लोगों ने सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 की लिमिट्स समझ ली है अच्छे से कि कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कितना लोन दे सकती है और कितना गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। अगर हम इस लिमिट के अंदर अंदर विद इन दिस लिमिट जो हमें प्रेस्क्राइब की गई है, इस लिमिट के अंदर अंदर अगर लोन बोरिंग वगैरह करते हैं तो आपको सिंपली बीआर पास करना है यूनानिमस कंसेंट से, और अगर इस बियॉन्ड जा रहे हो, इस लिमिट के बियॉन्ड अगर आप जा रहे हैं तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। बीआर तो पास करना ही ऑफ कोर्स ही बात है। अच्छा, अब जो ये सेक्शन 186 सब सेक्शन 2 है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ केसेस में आपको सेक्शन 186 सब सेक्शन 2 की कंप्लायंसेस को फुलफिल नहीं करना है। तो किन किन पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है वो हम सीख रहे हैं अभी। तो सेक्शन 186 सब सेक्शन 2 किस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है? नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन एक्सेप्ट सबसेक्शन 1 शेल अप्लाई। देखिए सबसेक्शन 1 के जो एक्सेप्शंस हैं वो हमने ऑलरेडी पहले ही देख लिए हैं, है ना। हमने जो कंपनीज की बात की थी, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट कंपनी, तो सबसेक्शन 1 के अलग एक्सेप्शन है। ये जो हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं सबसेक्शन 2 के स्पेसिफिकली हैं, तो इसलिए क्लियरली बोला नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन एक्सेप्ट सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 की एप्लीकेबिलिटी अलग है, सबसेक्शन 2 की एप्लीकेबिलिटी अलग है। तो सबसेक्शन 2 के एक्सेप्शन क्या क्या हुए? नंबर 1, लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइडर और इन्वेस्टमेंट मेड बाय। देखिए फर्स्ट पॉइंट में ये जो पहला एक्सेप्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, इस फर्स्ट एक्सेप्शन में लोन भी कवर है, देन गारंटी भी कवर है ना, गारंटी कवर्ड है, सिक्योरिटी भी कवर है और इन्वेस्टमेंट्स भी कवर्ड है। सब कुछ कवर किया गया है इसके अंदर। तो क्या क्या कवर है इसके अंदर? लोन, गारंटी, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये तीनों ही चीजें किस पे एप्लीकेबल नहीं होंगी? मींस अगर वो कंपनी लोन भी देगी तो चलेगा, गारंटी सिक्योरिटी देगी तो भी चलेगा और इन्वेस्टमेंट करेगी तो भी चलेगा, उसको 186 सबसेक्शन 2 के कंप्लायंसेस पूरे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं? तो लेट्स सी। नंबर 1, बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का तो बैंक का काम ही यही है कि हम लोन दें, नहीं तो बैंकिंग कंपनी का बिजनेस कैसे चलेगा? बैंक वाले आपने देखा होगा ना, प्राइवेट बैंक वाले लोन देने के लिए, डिस्बर्स करने के लिए पीछे पड़े ही रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके पास फंड्स आ चुके हैं, पैसा उनके पास आ चुका है डिपॉजिट्स के फॉर्मेट में। उस पैसे को अगर लोन के फॉर्मेट में देंगे नहीं तो उनको पैसा कहाँ से आएगा, रिटर्न कैसे कमाएंगे? फॉर दैट सेक जो भी बैंकिंग कंपनीज हैं, तो बैंकिंग कंपनीज पे सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होता है। इन पे सबसेक्शन 1 भी एप्लीकेबल नहीं था, है ना। सेकेंडली इंश्योरेंस कंपनी, इन पे भी सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 3, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, उन पे भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। एंड लास्टली ऐसी कंपनीज जो स्टैब्लिश की गई हैं किस ऑब्जेक्ट से? जिनका एमओए में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ एंड एंगेज इन बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज और ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। तो जो फाइनेंसिंग के बिजनेस में डील करती है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को फंडिंग करने के लिए डील करती है, तो ऐसी कंपनीज पे 186 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा, एक एनालिसिस करते हैं। बैंकिंग कंपनी में तो सबसेक्शन 1 भी एप्लीकेबल नहीं था और 2 भी नहीं है, तो इस पे तो 1 एंड 2 दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है। इंश्योरेंस पे भी सेम ही है ना, 1 एंड 2 दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस, वो सबसेक्शन 1 में लिखी हुई नहीं थी ना, तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उन पे सिर्फ सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं है। तो सिर्फ सबसेक्शन 2 जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, सबसेक्शन 1 तो उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। और एग्जैक्टली ऐसे ही जो कंपनीज जो हैं, वो जो फाइनेंसिंग, जिनको ऑब्जेक्टिव फाइनेंसिंग वगैरह हैं, तो वो कंपनीज भी सबसेक्शन 2 में ही प्रेस्क्राइब की गई है, सबसेक्शन 1 में नहीं थी, तो इन पे सिर्फ सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो इन चारों कंपनीज पे, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस एंड ऑब्जेक्टिव जिनका फाइनेंस करना है, इन चारों कंपनीज को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 186 सबसेक्शन 2 के कंडीशन फुलफिल नहीं करना है। ओके, वेयर एज अब
जो सेकंड पॉइंट लिखा है देखो कितना रेस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ किसकी बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की। इसका मतलब अभी जो मैं कंपनीज की बात कर रही हूँ वहां पे लोन एप्लीकेबल होगा, लोन दे रहे हो तो 186 सब्सेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा, लोन की गारंटी या सिक्योरिटी दे रहे हो तो भी 186 सब्सेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सबसेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो एक्सेप्शन है सिर्फ किसके लिए दे रखा है, इन्वेस्टमेंट के लिए दे रखा है, इसलिए अलग से डाला है इन्होंने। तो कौन कौन सी कंपनीज हैं, नंबर 1 इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसको ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखा हुआ भैया हम इन्वेस्ट करेंगे, तो ठीक है भैया। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो डेफिनेटली उसका काम ही यही है, तो डेफिनेटली उस पर रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी पे 186 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। किसके लिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। लोन और लोन की गारंटी पे तो एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकेंडली नंबर 2 इन्वेस्टमेंट मेड इन शेयर्स allotted in pursuance of clause A of subsection 1 of section 62। मुझे ऐसा याद आ रहा है once upon a time section 62 1A आप लोगों ने सुना है ना, section 62 further issue of capital 1A right issue, section 62 1A किसका है, right issue का section है, right issue I guess याद आ गया होगा सबको, है ना, सुना लग रहा है नाम। अच्छा, अगर कोई कंपनी राइट इशू में इन्वेस्ट कर रही है तो क्या बोल रही है, मेड इन शेयर्स अलॉटेड इन परसुएंस ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 62 और इन शेयर्स अलॉटेड इन परसुएंस ऑफ राइट इशू मेड बाय बॉडी कॉर्पोरेट। ये ठीक है बात है, जब ऊपर ऑलरेडी राइट इशू दिया है फिर दोबारा से और करके क्या बोला है, शेयर्स अलॉटेड इन परसुएंस ऑफ राइट इशू मेड बाय बॉडी कॉर्पोरेट। ये दो बार राइट इशू क्यों लिख दिया, पहले सेक्शन डाल दिया फिर अलग से राइट इशू भी लिख दिया, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, कुछ समझ में आ रहा है क्यों लिखा है ऐसा, देयर इज अ डिफरेंस। देखिए जो सेक्शन 62 1A जो ये वाला राइट इशू है ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, कंपनीज पे एप्लीकेबल है, वेयर एज राइट इशू यहाँ पे क्या लिखा है, बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब अगर सिर्फ सेक्शन 62 1A की बात करेंगे तो सिर्फ कंपनीज को ही कवर किया जाता, कंपनीज के अलावा कोई दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट भी अगर है और वो भी राइट इशू में इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो भी उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेक्शन 62 1A वाली कंपनीज या फिर राइट इशू में अदरवाइज कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर इन्वेस्ट कर रही है तो उस पर सेक्शन 186 सब सेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, एंड NBFCs investment made in respect of investment or lending activities by non-banking financial companies registered under chapter 3B of RBI। तो NBFCs जो होती है वो RBI के पास रजिस्टर्ड होती हैं and whose principal business is acquisition of securities। तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 के कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। देखो वापस सुन लो, बैंकिंग कंपनी लोन देना चाह रही किसी को तो उनको क्या OR और ये BR की कंडीशन फुलफिल करनी, लिमिट वेमिट देखनी पड़ेगी, नो। इंश्योरेंस कंपनी भी तो ये करती है भैया, प्रीमियम का पैसा रिसीव करती है और जो भी पैसा रिसीव हुआ है उसको लोन के फॉर्मेट में आगे देती है, टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी को लोन देने के लिए या कहीं इन्वेस्ट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, नो। या फिर ऐसी कंपनी जो हाउसिंग फाइनेंस है, ये भी फाइनेंसिंग वाली कंपनी है, या फिर ऐसी कंपनी जो इसका ऑब्जेक्टिव यही है फाइनेंस करना, तो इन सब पे 186 सबसेक्शन 2 का कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पे हम 3 लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सेप्शन दे रखा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट एग्जाम्प्ट है, बाकी लोन और गारंटी एग्जाम्प्टेड नहीं है। तो लोन एंड गारंटी नॉट एग्जाम्प्टेड। अच्छा, एक एग्जाम्पल तो समझते हैं। अच्छा, राइट इशू का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। राइट इशू के बारे में एक बात सुन लेना। राइट इशू का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 186 सबसेक्शन 2 की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है ना, लेकिन वो लिमिट में काउंट जरूर होता है, लिमिट में हमें डेफिनेटली काउंट करना है इसको, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या है कंडीशन, किस तरह से एग्जाम्पशंस हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। सी लेट्स अज्यूम देयर इज अ कंपनी कॉल्ड A लिमिटेड। तो ये A लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। इस A लिमिटेड, ये जो A लिमिटेड नाम की कंपनी है,
इस ए लिमिटेड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इस कंपनी की कैपिटल देख लेते हैं कि कैपिटल कितनी है। इस कंपनी की जो कैपिटल है दैट इज ऑफ 120 करोड़। 120 करोड़ की कैपिटल है और साथ ही में फ्री रिजर्व्स जो दे रखे हैं, लेट्स अज्यूम 80 करोड़ के फ्री रिजर्व्स हैं। ये कंपनी ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर चुकी है। इन्वेस्टमेंट जो कर चुकी है, इन्वेस्टमेंट मेड इन एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड में उसके शेयर्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है। मान लीजिए लेट्स अज्यूम 30 करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। साथ ही में लोन भी दे चुकी है, लोन टू वाई लिमिटेड। तो किसी कंपनी वाई लिमिटेड को लोन दे चुकी है 20 करोड़ का ऑलरेडी। अच्छा, अब सपोज करिए एक और लोन है, उसका लोन दे रखा है उसने किसी मिस्टर पी को, और लेट्स अज्यूम दैट इज ऑफ 10 करोड़, 10 करोड़ का लोन भी दे रखा है। अब यहाँ पे कंपनी जो है फर्दर इन्वेस्ट करना चाह रही है, इन्वेस्ट इन राइट इशू ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का एक राइट इशू आ रहा है, राइट इशू जो आ रहा है प्रपोज राइट इशू 1:1 के रेशो में आ रहा है। तो वो राइट इशू जो है वो 30 करोड़ का राइट इशू है। ये राइट इशू आएगा सितंबर 2020 में, ठीक है। सितंबर 2020 का राइट इशू है ये। और साथ ही में उसके बाद अक्टूबर 2020 में कंपनी फर्दर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है, किसी का पब्लिक इशू है प्लान कर रही है। तो इन्वेस्ट इन पब्लिक इशू ऑफ कोई भी कंपनी लेते हैं, मान लीजिए बी लिमिटेड, और उसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान है इसका 15 करोड़ का। ओके, तो हमें यहाँ पे एग्जामिन करना है, हम दो टाइप के प्रपोजल्स हैं। पहला प्रपोजल है राइट इशू में इन्वेस्ट करना चाह रही है, और दूसरा अक्टूबर में इनको पब्लिक इशू में इन्वेस्ट करना है। तो इन दोनों प्रपोजल्स में हमें कौन कौन से रेजोल्यूशंस पास करने पड़ेंगे उसके बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें लिमिट पता होनी चाहिए कि हमारी लिमिट कितनी है, कितने लिमिट तक आपको इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन है अब बोर्ड डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन से, एंड बियॉन्ड दैट लिमिट आपको एसआर पास करना पड़ेगा। तो हमें लिमिट पता करनी सबसे पहले कि कितनी लिमिट तक यहाँ पे जो है वो डायरेक्टर्स जो इन्वेस्टमेंट खुद से ही कर सकते हैं। तो लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी लिमिट कितनी है, लिमिट दैट इज ऑफ 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो ये कितना हो रहा है यहाँ पे 200 करोड़ का। तो 60% ऑफ 200 करोड़, तो कितना हो गया 120 करोड़, ठीक है, 120 करोड़। और साथ ही में या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी है नहीं इसमें 80 करोड़, विच एवर इज हायर। तो हायर कितना आ गया 120 करोड़। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो लिमिट है वो कितनी है 120 करोड़ की है। दिस इज द लिमिट अप टू विच बोर्ड कैन इन्वेस्ट मनी एट इट्स ओन। लोन दे सकता है, गारंटी दे सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है। इसके बियॉन्ड जाएंगे तो हमें मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। यहां तक क्लियर है बात? चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारा लोन एंड बोरोइंग है पहले उसका टोटल लगा लेते हैं, ठीक है। तो 30, 20 एंड 10 कितना हो गया 60 करोड़। 60 करोड़ हमारा एग्जिस्टिंग बोरोइंग ऑलरेडी, इन्वेस्टमेंट वगैरह हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लोन दे चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सितंबर में पहला राइट इशू आ रहा है। तो राइट इशू पर तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता ही नहीं है, तो अमाउंट कितना भी हो हमें कोई कंसर्न ही नहीं है। तो यहाँ पे ये राइट इशू क्या है, एग्जाम्प्टेड। हमने अभी भी पढ़ा था कि राइट इशू में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एग्जाम्प्टेड है। सिंपल सा रीजन इसलिए है क्योंकि राइट इशू आपका कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपना पुराना स्टेक परसेंटेज उतना ही मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए राइट इशू में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई वो तो आपको मेंटेन करना ही पड़ता है, तो उसके लिए एग्जाम्पशन ग्रांट की गई है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना, लिमिट के अंदर है कि बाहर है, कुछ भी नहीं देखना। अच्छा से मान लो
ये इसकी लिमिट थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इशू जो है वो लेट्स अज्यूम 15 करोड़ की जगह होता 45 करोड़, लेट्स अज्यूम 45 करोड़ होता, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता? देखो, ऑलरेडी कंपनी का एग्जिस्टिंग जो लोन इन्वेस्टमेंट है वो 60 प्लस 30 90 करोड़ का तो ऑलरेडी हो चुका है। कब? अक्टूबर 2020 को कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ऑलरेडी कितना हो चुका है? 90 करोड़। देखिए, जब आपने राइट इशू में इन्वेस्ट किया था तब आपको एग्जाम्पशन था, लेकिन लिमिट में तो काउंट होगा ना, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट तो आपने कर ही दिया है, तो पैसा तो गया है ना कंपनी से। तो अब मैं टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आज के डेट पे काउंट करूंगी तो उसका एक्स लिमिटेड में टोटल कितना हो गया? 60 प्लस 30 प्लस 30 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है वहीं पे। तो 60 प्लस 20 प्लस 10 टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हो चुका है? 90 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ठीक है, अब कंपनी प्लान कर रही है 45 करोड़ के पब्लिक इशू का, 45 करोड़ के पब्लिक इशू इन्वेस्टमेंट का नया इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर 90 प्लस 45 में कर दूं तो एग्जिस्टिंग और प्रपोज दोनों मिलाकर के कितना हो गया? 135 करोड़। 135 करोड़ और लिमिट कितनी है हमारी? 120 करोड़ की। तो ये बियॉन्ड द लिमिट जा रहा है ना, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास कराना पड़ेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, राइट इशू के इन्वेस्टमेंट के वक्त आपको एग्जाम्पशन तो मिल गई, उस टाइम पे आपको 186 सबसेक्शन 2 की कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है, लेकिन जब आप फ्यूचर में दोबारा कोई और इन्वेस्टमेंट करोगे तो जब आप लिमिट देखोगे कितना कितना इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है, उस लिमिट में इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आई गेस ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया है। हम एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, अगर थोड़ा डाउट लग रहा है तो एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। एक बार पहले इसके कंडीशन सारी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसर्न वेयर एनी टर्म लोन इज सबसिस्टिंग से, मान लीजिए आज आपकी कंपनी है ए लिमिटेड और उस कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले रखा है। ठीक है, आपका लोन आउटस्टैंडिंग चल रहा है, ड्यू चल रहा है। एक तरफ तो खुद का लोन बकाया है और आप किसी और को लोन देने चले हो, किसी और को लोन की गारंटी देने चले हो, तो पंजाब नेशनल बोलेंगे यार तुम सही हो, अच्छे हो, हमसे तो खुद ने लोन ले रखा है, तुम किसी और को लोन दे रहे हो, तुम बड़े गजब के लोग हो। तो हमें किसी और को लोन देने से पहले उस इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो क्या बोल रहा है? प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किससे लेनी है? जहां पे वेयर एनी टर्म लोन इज सबसिस्टिंग, जहां पे आपका ऑलरेडी कोई टर्म लोन पेंडिंग चल रहा है, तो उससे आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर आप ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो। लेकिन इसके एक्सेप्शन केसेस हैं। अब जैसे कंपनी बोलती है अच्छा आपसे अप्रूवल लेनी है, क्यों लेनी है? हमारे पे एक्सेस मनी पड़ा है, जिस टाइम पे आपसे लोन लिया था उस वक्त स्कैरसिटी ऑफ फंड थी, इसलिए ले लिया आपसे लोन, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और अब मुझे किसी को लोन देना तो दूंगा क्यों नहीं? कंपनी एकदम नाराज हो रही है, बोले यार ये तो गलत बात है ना। और साथ में कंपनी बोल रही है कि यार हमने कोई डिफॉल्ट किया ही नहीं आज तक आपके लोन वोन रीपेमेंट में, तो आपको क्या दिक्कत है? तो पहली कंडीशन ये है कि आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोन रीपेमेंट में आज तक कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो। ठीक है, एक कंडीशन तो क्या है? आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे लोन लिया था उसके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के पेमेंट में आज तक कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो, जो इंस्टॉलमेंट वगैरह पे करो टाइम टू टाइम पे कर रहे हो, तो कंपनी अच्छी कंपनी है। और साथ ही में एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, जो आप लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी जो भी देना चाह रहे हो वो 186 सबसेक्शन 2 की लिमिट के अंदर अंदर दे रहे हो, उसके बियॉन्ड नहीं जा रहे हो, मतलब बोर्ड लिमिट वाली लिमिट के अंदर जा रहे हो, तो आपको प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, अदरवाइज प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखो कौन कौन सी दो कंडीशंस बोल रहे हैं यहाँ पे, लेट्स सी। एक्सेप्ट दैट प्रायर अप्रूवल, एक्सेप्शन आ गया, प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, कब रिक्वायर्ड नहीं होगी? वेयर, कब? जब नंबर 1 aggregate of loan investment so far made, the amount for which guarantee security so far provided, or in all other bodies corporate along with investments, loan, guarantee or security proposed to be made or given does not exceed the limit as specified under subsection 2। या सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि जो भी आपका लोन, गारंटी और इन्वेस्टमेंट है वो विद इन द लिमिट ऑफ सबसेक्शन 2 है। तो सिंपल लैंग्वेज में लिख देती हूँ कि जो भी आपका लोन या गारंटी
और सिक्योरिटी ऑफ लोन या फिर इन्वेस्टमेंट है ना, क्या है वो, विद इन लिमिट ऑफ सेक्शन 186 सबसेक्शन 2। तो वो लिमिट कौन सी वाली, वो 60% और 100% वाली जो लिमिट है, उस लिमिट के अंदर ही आपने लोन वोन दे रखा है अब तक, तो आपको प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। और साथ में एक और कंडीशन है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एंड याद रखना, मतलब प्लस, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं की ना तो फिर प्रायर अप्रूवल लेना पड़ जाएगा। प्लस साथ ही में दूसरी कंडीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्ट नहीं किया आपने आज तक इन रीपेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट या फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच लोन टू द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करेंगे तो आपको प्रायर अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल समझो, हमारी कंपनी है सीटी लिमिटेड, लोन ले रखा है पीएनबी से, लोन ले रखा है ना। अब सीटी लिमिटेड क्या करना चाह रही है, किसी एसटी लिमिटेड को लोन ग्रांट करना चाह रही है। तो ये जो पीएनबी बोलता है अच्छा ऐसे कैसे लोन दोगे, तो सिटी लिमिटेड ने बोला देखो पीएनबी आप शांति से बैठे रहो, हम आपसे प्रायर अप्रूवल ले लेते लेकिन अभी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सिटी लिमिटेड ने आज तक, बहुत ईमानदार कंपनी, आज तक कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई डिफॉल्ट नहीं किया रीपेमेंट, नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। जो पीएनबी का लोन था उसका रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया। प्लस साथ ही में 186 सबसेक्शन 2 की जो लिमिट है उसके विद इन है, ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है सिटी लिमिटेड। तो उस केस में यहाँ पे आपको पीएनबी से प्रायर अप्रूवल नहीं लेनी है। लेकिन मान लो अगर बाई चांस हम डिफॉल्ट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन 186 सबसेक्शन 2 के बियॉन्ड लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, तो भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ जाएगी। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जैसे दोनों कंडीशन फुलफिल करना कंपलसरी होगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, क्लियर बात अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जनरल डिस्क्लोजर्स वगैरह, जनरल छोटी छोटी कंडीशंस हैं। मेन जो सेक्शन है वो तो हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, जिसमें 186 सबसेक्शन 1 एंड 2 की दो हमने अलग अलग कंडीशंस देखी। 1 में लेयर सिस्टम सीखा, 2 के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स की कंडीशंस पढ़ी कि कितनी लिमिट तक आप इन्वेस्टमेंट लोन दे सकते हो और उसका एक्सेप्शन किन किन केसेस में एप्लीकेबल है। देखो, the company shall disclose to the members in its financial statement the full particulars of the loan, investment, guarantee, security provided and the purpose for which the loan or guarantee or security is proposed to be utilized by the recipient of loan, guarantee or security। सिंपल सी बात है, फुल डिस्क्लोजर डाल दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मेंबर को भी तो पता चले कंपनी के पैसे को कहाँ कहाँ ठिकाने लगा रहे हो, पता चले कि मेंबर्स को तो कुछ पता ही नहीं है और आप अपने पैसों को अच्छे से किसी भी पर्सन को लोन वोन देने में आपने छल डाल दिया है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, यू विल हैव टू इन्फॉर्म टू द मेंबर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, आगे देखो, लोन जो भी दिया जाएगा वो प्रिवेलिंग जो बैंक रेट्स है उससे कम पे नहीं दिया जाएगा। अगर नॉट लोअर देन, नो लोन शैल बी गिवन एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर देन प्रिवेलिंग रेट। आरबीआई के प्रेस्क्राइब रेट चल रही है, बैंक्स जो लोन दे रहे हैं वो दे रहे हैं 10% पे, आप अलग ही 5% पे लोन दे रहे हो। ऐसा मत कर देना, जो भी बैंक्स की रेट चल रही है प्रिवेलिंग रेट, आरबीआई की प्रेस्क्राइब रेट है, उससे कम पे लोन नहीं दिया जा सकता। कंपनी के मेंबर्स, ओनर्स के पैसे के साथ धोखा नहीं कर सकते, ठीक है। देन no company which is in default in repayment of deposit accepted before or after the commencement of this act or in payment of interest thereon shall give any loan or give guarantee or provide any security or make any acquisition till the default is subsisting। देखिए डिपॉजिट्स को तो वैसे भी भगवान बना रखा है कंपनीज एक्ट ने, जहाँ जहाँ डिपॉजिट्स पेमेंट में डिफॉल्ट है वहाँ वहाँ ढेरों नॉन कंप्लाइंसेज हैं। तो वहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे उन्होंने कंडीशंस लगा दी हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते, या बोनस नहीं दे सकते, या प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते, पता नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। अगर डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट है तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आप पे लग जाते हैं। तो उसमें एक रेस्ट्रिक्शन ये भी है कि आप लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट भी नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए, अब हम एक रजिस्टर मेंटेन करना है लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का, और उसमें क्रोनोलॉजिकली सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो रजिस्टर है, जनरल बात है। तो रजिस्टर शैल बी मेंटेन इन फॉर्म नंबर MPB2,
तो ये रजिस्टर का फॉर्म है हमारा, MPB2 नाम का एक रजिस्टर है जिसमें सारी डिटेल्स, कौन सी कंपनी को, किस पर्सन को लोन दिया, किसको गारंटी दी, कितने अमाउंट की दी, को दिया, सब कुछ डिटेल्स। देन एंट्रीज क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज करनी है और कितने दिनों में कर लेनी है, 7 डेज के अंदर अंदर एंट्री रिकॉर्ड कर लेनी है। देन रजिस्टर कहाँ रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे एंड परमानेंटली रखना है। कंपनीज एक्ट में 2 ही टाइप के पीरियड चलते हैं, या तो 8 साल या परमानेंटली। तो कुछ रजिस्टर्स 8 साल मेंटेन किए जा रहे हैं और कुछ परमानेंटली। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स का रजिस्टर है परमानेंटली मेंटेन करना पड़ेगा अंडर द सेफ कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, आप लोगों की सेफ कस्टडी में रहेगा, और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। कौन सा फॉर्म, MPB2। MPB2 कहाँ रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कितने पीरियड में रिकॉर्ड करना है, 7 डेज के अंदर क्रोनोलॉजिकली एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा और प्रिजर्व परमानेंटली रहेगा, ठीक है। एंट्रीज इन द रजिस्टर शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। रजिस्टर शैल बी मेंटेन इधर इन इलेक्ट्रॉनिकली और मैनुअली, जैसे आपको मेंटेन करना है कर लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसा कंपनी कंफर्टेबल हो वैसा मेंटेन कर सकती है। इज दिस ओके? ये बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ द रजिस्टर। अब रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा है तो आप बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखोगे। रजिस्टर शैल बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एक्सट्रैक्ट्स या कॉपीज मे बी टेकन ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फी। तो ये रजिस्टर ओपन रहेगा इंस्पेक्शन के लिए, आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक बात, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 187, इन्वेस्टमेंट्स टू बी हेल्ड इन कंपनीज ओन नेम। कंपनी अभी इन्वेस्ट कर रही है, किसी के शेयर खरीद रही है, तो कंपनी की असेट कंपनी की खुद की होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी। अब सेपरेट एंटिटी है तो कंपनी अपने नाम पे सब कुछ रख सकती है, कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। तो कंपनी अपने ही नाम पे अपनी प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करती है, ना कि अपने डायरेक्टर्स के नाम पे या अपने मेंबर्स के नाम पे। तो अगर किसी कंपनी ने कोई शेयर खरीदे हैं तो वो भी कंपनी के खुद के नाम पे ही रखे जाएंगे, बट एक्सेप्शंस तो हमेशा हर जगह होते ही हैं। तो एक्सेप्शन केसेस में डेफिनेटली किसी और के नाम पे भी रखे जा सकती है असेट्स को। तो देखें 187 क्या बोलता है, all investments made or held by a company in any property, security या other assets shall be made and held in its own name। अगर कंपनी बनाई है ए लिमिटेड तो ए लिमिटेड की ही असेट्स होंगी, ए लिमिटेड का ही इन्वेस्टमेंट होगा, सब कुछ ए लिमिटेड का होगा। लेकिन एक्सेप्शन है क्या, नंबर 1, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी एज द ट्रस्टी एंड हेल्ड इन द नेम ऑफ बेनिफिशियरी इज अलाउड। तो अगर कंपनी ट्रस्टी है और बेनिफिशरीज के नाम पे शेयर होल्ड करती है तो ठीक बात है। ऑब्वियसली बेनिफिशरी के बेनिफिट के लिए काम किया जा रहा है, तो बेनिफिशरी के नाम पे शेयर्स होल्ड किए जा सकते हैं, पहला एक्सेप्शन। एंड दूसरा एक्सेप्शन, कंपनी में होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स सब्सिडरीज कंपनी इन द नेम ऑफ एनी नॉमिनी और nominees of the company if it is necessary to ensure that the number of members of the subsidiary company is not reduced below the statutory limit। इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम चलें इसको देखते हैं हम कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें कंडीशन किस बारे में गिवन है। से लेट्स अज्यूम एक कंपनी है ए लिमिटेड, है ना, एग्जांपल लेते हैं इसमें। एक कंपनी है ए लिमिटेड और इस ए लिमिटेड कोई होली ओन सब्सिडरी है, होली ओन सब्सिडरी। अच्छा, होली ओन सब्सिडरी का मतलब समझते हैं, जिसमें 100% स्टेक होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर किया हुआ है। तो ए लिमिटेड का 100% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसमें, होली ओन सब्सिडरी किसी बी लिमिटेड में। अच्छा, बी लिमिटेड भी एक पब्लिक कंपनी थी, उस पब्लिक कंपनी में ए लिमिटेड ने 100% इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ओके, अब क्या हुआ, कंपनीज एक्ट की एक रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है कि ये जो पब्लिक कंपनी है इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। आई गेस आप लोगों ने सुना होगा कभी कि एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, तो ऑफ कोर्स होने चाहिए। लेकिन एक दिक्कत हो गई है अभी। क्या दिक्कत हो गई है कि ए लिमिटेड ने जब 100% स्टेक खुद ने एक्वायर किया हुआ है, तो इस बी लिमिटेड की एक लौती मेंबर है, ए लिमिटेड ओनली मेंबर है, तो यहाँ तो दिक्कत हो गई।
क्योंकि अगर यहाँ पे ये 7 मेंबर नहीं किए और ऐसा 6 महीने तक कंटिन्यू रह गया तो ये जो बी लिमिटेड है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड बन जाएगी, नॉन कंप्लाइंस आप कर रहे हो। तो हमें यहाँ पे 6 मेंबर्स और रिक्वायर्ड है, 6 मेंबर्स और रिक्वायर्ड है। तो ये 6 मेंबर्स कहाँ से लेके आए? 6 मेंबर्स ऐसे लेके आए कि जो ए लिमिटेड है ना, ए लिमिटेड ये क्या करेगी, 6 नॉमिनीज बना देगी और उनके नाम पे एक एक शेयर रख देगी। तो ऐसा करने से ये जो 6 नॉमिनीज हैं ये कंपनी के क्या बन जाएंगे, 6 मेंबर बन जाएंगे। तो 6 मेंबर ये हो गए और एक मेंबर ए लिमिटेड हो गई। तो इस तरह से 7 मेंबर्स की कंप्लायंस को फुलफिल किया जाएगा। ठीक बात। तो यहाँ पे ऑल्दो ये शेयर्स, ये इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ए लिमिटेड का है, बट स्टिल कंप्लायंस करने के लिए, लीगल कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे ए लिमिटेड ने अपने एक एक शेयर 6 लोगों के फेवर में रजिस्टर किए हैं। तो ये अलाउड है, ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा। तो सेक्शन 187 ने क्या बोला कि वैसे तो कंपनी अपने सारे इन्वेस्टमेंट, अपनी एसेट अपने नाम पे रखेगी, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ जरूरत वाले केसेस में वो किसी और के नाम पे रजिस्टर कर सकती है। तो पहला एक्सेप्शन क्या हुआ, अगर कंपनी एज अ ट्रस्टी उन शेयर्स को होल्ड करती है तो बेनिफिशियल ओनर्स के नाम पे, बेनिफिशियल होल्डर्स के नाम पे शेयर रजिस्टर किए जा सकते हैं। सेकेंडली क्या बोलता है, कंपनी मे होल्ड शेयर्स इन इट्स सब्सिडरीज कंपनी in the name of any nominee, may hold shares in subsidiary in the name of nominee, nominee के नाम पे शेयर होल्ड कर सकती है। और नॉमिनीज सिंगल भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी, जैसे यहाँ पे 6 नॉमिनीज अपॉइंट किए ना। इफ इट इज नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है, टू एंश्योर दैट द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी इज नॉट रिड्यूस बिलो द स्टैट्यूटरी लिमिट। तो स्टैट्यूटरी लिमिट से नीचे ना चले जाए, उसके लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नॉमिनीज को अपॉइंट किया जा रहा है। तो अगर ऐसा कंपनी कर रही है तो इट्स ओके, तो वो होल्ड करवा सकती है। तो दिस इज व्हाट सेक्शन 187। तो ये हमारा सेक्शन 187, 186 दोनों यहीं पे खत्म होता है। तो सेक्शन 186 एक बार फटाफट से रिकैप करा देती हूँ मैं आप लोग को। देखो सेक्शन 186 सब सेक्शन 1 लेयर सिस्टम बोलता है, 2 लेयर से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं, किसी लॉ की कंप्लायंस में या फिर फॉरेन सब्सिडीज एक्वायर कर रहे हो तो पॉसिबल है। साथ ही में हमने इसके एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़े थे कि कौन कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता ही नहीं है प्रोविजन। अगर आपकी कंपनी पुरानी कंपनी है, पहले से बहुत सारे लेयर्स हैं, तो आपको आरओसी को इंटीमेट करना है, 150 डेज में CRL1 फॉर्म फाइल करना पड़ता है, और जितनी है उतनी रखना, और नई एक्वायर करने के बारे में सोचना भी मत। हाँ, अगर तुम बेच के डिसइन्वेस्ट करते हो तो फिर बेचने के बाद जितनी भी रिमेनिंग बची और 2 whichever is higher वो कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये पूरी एंटायर प्रोविजन हुई 186 सबसेक्शन 1 के। सबसेक्शन 2 सेज कि अगर आप लोन, गारंटी या सिक्योरिटी ऑफ लोन या इन्वेस्टमेंट करते हो तो अप टू 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम whichever is higher तक आपको BR पास करना यूनानिमस कंसेंट से, उसके बियॉन्ड जाते ही SR पास करना पड़ेगा। अगेन इस प्रोविजन की कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने ऑलरेडी बोरिंग की है तो उस केस में आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जिनका लोन आउटस्टैंडिंग चल रहा है प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसके भी एक्सेप्शन है, अगर 2 कंडीशन फुलफिल करते हैं तो प्रायर अप्रूवल नहीं लेनी है। कौन कौन से 2 कंडीशन है? नंबर 1, यस फटाफट बताओ कौन सी कंडीशन? एक तो आप 186 सबसेक्शन 2 की लिमिट के अंदर लोन दे रहे हैं, एंड दूसरा सेकेंडली आपने उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोन इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना कंपलसरी होगा। फिर रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना है और क्रोनोलॉजिकली एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, वो जनरल बातें थी। और 187 जो है वो इन्वेस्टमेंट टू बी हेल्ड इन ओन नेम के बारे में खुद के फेवर में रखना है, लेकिन 2 एक्सेप्शनल केसेस में आप नॉमिनीज या बेनिफिशियल ओनर्स के फेवर में रजिस्टर कर सकते हो। तो ये 186, 187 दोनों सेक्शन यहीं पे खत्म होते हैं। तो आज के लिए इतना इनफ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।